हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान बुक का फिजिक्स वाला पोर्शन। अगर हम इसके क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो हम पाते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? चार्ल्स का नियम, डापलर प्रभाव, आर्किमिडीज का नियम, बिग बैंग सिद्धांत। इसका आंसर डापलर प्रभाव होगा। मान लीजिए आप एक रेल पटरी के बगल में खड़े हैं, इस पर एक ट्रेन आती है आपकी तरफ। इसकी जो आवृत्ति है आपको बढ़ती हुई प्रतीत होगी, आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होगी जो इस सीटी मारेगा। लेकिन जब यही गाड़ी आपसे सामने से आगे गुजरेगी तो ऐसी स्थिति में इसकी जो तीव्रता है या जो इसकी ध्वनि है वह धीरे धीरे कम होती हुई प्रतीत होगी। ऐसा आपको डापलर प्रभाव की वजह से सुनाई देगा। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वहीं हम केल्विन की बात करें, केल्विन की, तो हम क्या करते हैं 37 प्लस 273 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। यानी कि मानव शरीर का जो तापमान होगा केल्विन में वह 310 होगा। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? हम एक फार्मूला पढ़े हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9। हम C बराबर मान लेते हैं -40 डिग्री। C बराबर -40 डिग्री मान लें, वही से हम आगे सॉल्व करने को मान लीजिए -40/5 बराबर F माइनस 32/9। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 9 बराबर F माइनस 32 होगा। अब F बराबर -72 प्लस 32 जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर होगा F बराबर -72 प्लस 32, तो F बराबर -40। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में जो तापमान होगा, जो पाठ्यांक होगा, वह -40 डिग्री पे समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। हम लोग परम शून्य ताप के बारे में पढ़े हैं। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप हम लोग 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। अगर हम 0 डिग्री केल्विन में -273 डिग्री सेल्सियस को बदलें तो हम पाते हैं कि केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तभी केल्विन में चेंज होगा। यानी कि केल्विन बराबर 0, या हम इसे -273 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होगा, या 0 डिग्री केल्विन भी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। लेकिन इसे अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि 37/5 बराबर F माइनस 32/9। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98.6। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6, लेकिन डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। क्या? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी है। इसका जो आंसर है वह 2 है, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं, क्या जो धातुएं होती हैं वह अधातु की तुलना में ज़्यादा चालकता प्रदर्शित करती हैं। इस वजह से यहाँ पे लकड़ी अधातु है, लोहा धातु है, तो लोहा धातु होने की वजह से इसमें ऊष्मा की ज़्यादा चालकता प्रदर्शित होगी। इस वजह से यह ज़्यादा ठंडा होगा लकड़ी के गुटके की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संचलन के कारण ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। इसे हम संवहन के रूप में समझ सकते हैं। आणविक संचलन कहने का मतलब यह, मान लो आप एक बीकर लेते हैं, इसमें पानी भर देते हैं और एक बर्नर पे रख देते हैं। बर्नर पे रख दिए और आग जला दिए। अब होगा क्या, जो नीचे की सतह में जो पानी के जो कण होंगे वह बहुत जल्दी क्या होंगे, गर्म होंगे, लेकिन ऊपरी सतह में जो पानी के कण होंगे वह इसके तुलना में कम गर्म होंगे। तो यह जब कण गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर के कणों को नीचे की तरफ भेजेगा, तो एक प्रक्रम ऐसे बन जाएगा, नीचे ऊपर का। इसे हम संवहन कहते हैं। इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में आणविक संचलन भी कहते हैं। तो आणविक संचलन में जो ऊष्मा का संचार होगा वह संवहन की प्रक्रिया से होगा। वहीं यह ठोस में नहीं होगा, यानी कि ठोस में संवहन की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ठोस में चालन की वजह से ऊष्मा का संचार होता है और उसी वजह से जो ठोस होता है वह रिएक्ट करता है। तो जी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह संवहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। इसका आंसर पारा है। पारा क्या है, धातु है, और धातु ऊष्मा के क्या होता है, चालक होता है। इस वजह से इसमें ज़्यादा चालकता प्रदर्शित होगी। अगला देखते हैं। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके 2 गुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती हैं। इसका क्या कारण है? दोनों परतों के बीच संपुटिक वायु के कारण, क्योंकि 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है। कपड़े का सब विन्यास यह भूमिका निभाता है। कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। इसका आंसर दोनों परतों के बीच संपुटिक वायु के कारण होगा। कहने का मतलब यह है, मान लो एक व्यक्ति है, वह 2 चद्दर ओढ़ के सोया है। चद्दर मतलब कंबल ओढ़ के सोया है। तो मान लो एक कंबल ए है, एक कंबल बी है। इनके जो बीच के जो खाली स्थान है, इसमें क्या है, वायु है। इस वजह से जो ऊपरी के जो विकिरण होंगे वह इसमें जल्दी प्रवेश करेंगे भी, तो ये जो बीच का जो खाली स्थान है यह नीचे तक आने नहीं देगा। ठीक, और जो नीचे से यानी शरीर से जो विकिरण निकलेंगे वह ऊपर तक नहीं जा पाएंगे बहुत। इस वजह से यहाँ पे जो ठंडी का जो लेवल होगा इस व्यक्ति को, वह सिंगल चद्दर की तुलना में या कंबल की तुलना में कम ठंडा करेगा या कम ठंडा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने या पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे अच्छे दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। यह एक परंपरा है। इसका आंसर 3 है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यानी कि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे क्या है, परावर्तक हैं। क्या है, परावर्तक हैं। ठीक, सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक है। वहीं जो काले वस्त्र होते हैं, क्या, काले वस्त्र, वे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं, अवशोषक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि हवा में नमी कम होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है।
इसका आंसर वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जैसे ये ठंडी का महीना है, जिस रात में हवा तेज होती है, बहुत तेज गति से हवा बहती है, उस रात में ओस की जो प्रक्रिया है वह कम बनते हैं। लेकिन वहीं हवा की जो गति है बहुत कम हो या हवा बहे ही ना, उस रात में ओस क्या है, ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से कि उस रात में हवा की जो गति है वह नहीं है या है तो बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, पिघलना, हिमीकृत, ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। और जिसका होता है यानी कपूर को हम ऊर्ध्वपातज कहेंगे, ऊर्ध्वपातज कहेंगे, पातज कहते हैं। जिसका होता है उसको हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, लेकिन जिस प्रक्रिया की वजह से होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस कपूर सीधे वाष्प में बदलता है। क्या है, वाष्प में बदल जाता है ठोस कपूर। बीच में जो द्रव वाली जो श्रृंखला है वह नहीं बनती, यहाँ पे नहीं बनती है। इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नेफ्थलीन का होता है, नौसादर का होता है, तो इनका कपूर का है, नेफ्थलीन है, नौसादर है, इनका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और ये जो तीनों पदार्थ मैं बोला हूँ इन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 3 है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो पसीने से लथपथ है, यानी पसीने से तरबतर हुए जा रहा है, ठीक, अगर वहीं पंखा चला दिया जाए या पंखा चला दिया जाए तो उसकी जो पसीना है वह क्या है, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पसीना का जगह ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो इसके जो पसीना की समाप्त होने या वाष्पित होने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, बहुत धीमी हो जाएगी। क्या है, बहुत धीमी हो जाएगी। धीमी होने की वजह से वह गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशानी महसूस करेगा। यानी कि जैसे गर्मी के महीना में जब बारिश होता है, अचानक से झिम 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 बारिश हुआ 2-4-10 मिनट के लिए और तुरंत धूप हो गया। तुरंत धूप होने की वजह से ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा होता है और हवा भी नहीं चलता। उस स्थिति में पसीना उड़ नहीं पाता है। इस वजह से आदमी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर वाष्पीकरण होगा। कहने का मतलब ये है कि हम पानी को उबालने की जो प्रक्रिया है या जो प्रक्रम है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस होने पर ही पानी के सतह से पानी वाष्पित हो। ऐसा इसलिए कि पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण का जो दर है वह 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना प्रारंभ हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर जाने पे धीरे धीरे वाष्पीकरण का जो दर है वह क्या है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आंसर वाष्पीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री से अधिक सेल्सियस, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर। इसका जो आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। कम इसलिए कि पहाड़ों पे, यानी कि पृथ्वी तल से, मान लो ये पहाड़ है, हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी तल, जो ये जो पृथ्वी तल है, सपाट भूमि है, यहाँ की तुलना में इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इन सपाट भूमियों के नज़दीक जो वायुमंडलीय दाब होगा क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन इस तुंगता वाले, यानी कि जो ऊंचाई वाली जो जगह है, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से पानी का जो उबलने की जो प्रक्रिया है या जो प्रक्रम है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। इसका आंसर पहला है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, जो द्रव होता है उसका हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
ये गुप्त ऊष्मा की वजह से ही भाप का जो टेम्परेचर होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि भाप का जो टेम्परेचर होता है वह 540 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, कार्य संरक्षण, ताप संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण। हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। मान लो निकाय है, हम इसे ऊर्जा दे रहे हैं, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, जिससे निकाय का जो तापमान है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह यही कहता है। लेकिन दूसरी बात यह भी कहता है कि बाह्य कार्य करने में भी ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि इसे हम गर्म कर रहे हैं तो एक प्रक्रम चल रहा है, इस प्रक्रम में ऊर्जा खर्च हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ तरंगें माध्यम के कण के लंबवत क्या करती हैं, गमन करती हैं। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं माध्यम के कणों के लंबवत, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगें माध्यम के कणों के समानांतर क्या है, गमन करती हैं। यह क्या है, पहचान है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, कण एवं तरंग दोनों के समान। तरंग के समान जो प्रकृति है उसमें परावर्तन है। क्या है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन की जो प्रक्रिया होती हैं ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन वहीं हम कण प्रकृति की बात करें तो प्रकाश के जो कण होते हैं, सूर्य से मान लो कोई प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकलते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जब आती हैं किरणें तो ऊर्जा जो देती हैं वो क्या होता है, फोटान होता है। फोटान क्या होता है, फोटान होता है। यह क्या होता है, ऊर्जा का एक बंडल है, बॉन्ड है, एक बंडल है या एक डब्बा है, एक डब्बा भी कह सकते हैं। यह इस जब प्लेट पे पड़ता है या पृथ्वी पे आता है तो यह अपनी ऊर्जा को क्या करता है, विकृत कर देता है, छोड़ देता है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का कण प्रकृति। क्या हो गया, ये फोटान जो है प्रकाश का कण प्रकृति है, लेकिन परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं वह प्रकाश का तरंग प्रकृति है। इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, कण एवं तरंग दोनों के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, अचानक गिर जाती है? तो इसका आंसर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सिध में नहीं होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट है, यानी कि मान लो ये सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है, ये क्या है, एक सिध में। एक सिध में होने की वजह से इसकी जो किरणें होंगी, पृथ्वी जो सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं पृथ्वी पर चंद्रमा आने नहीं देगा। इस वजह से यहाँ पे खड़ा व्यक्ति चंद्रमा को ही देखने में सक्षम होगा, न कि सूर्य को। और सूर्य को जब नहीं देख पाएगा, इसकी किरणें जब यहाँ पे नहीं आ पाएंगी पृथ्वी पे, तो ऐसी स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन। इसका आंसर पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, बहुत कठोर होता है, वह गोल होता है। इसका आंसर 2 है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे की असाधारण चमक की जो मेन कारण है उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरे की असाधारण चमक हमें वशीभूत करती है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। परावर्तन या अपवर्तन की परिघटना के
आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन की परिघटना के आधार पर। इसका जो आंसर है वह परावर्तन एवं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, अपवर्तन, न्यूटन का गति का नियम, उत्प्लावन। तो इसका आंसर अपवर्तन है। अपवर्तन की वजह से पानी भरी बाल्टी में अगर छड़ा डाल दिया जाए तो वह अपने नीचे वाले हिस्से में जो पानी में डूबा है वहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी की वजह से अगर गिलास में, एक गिलास है, पानी भर दिया जाए और एक सिक्का डाल दिया जाए इसमें, तो यह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। यह भी अपवर्तन की परिघटना है। तो यानी कि अपवर्तन की वजह से पानी से भरी बाल्टी में डाली हुई छड़ अपने नीचे वाले हिस्से में मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसी परिघटना की वजह से पानी में डाला हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्तर से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कुछ अच्छे सुझाव दीजिए ताकि हम लोग उस पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।